अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ आपका फॉरेक्स कैपिटल में। और उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे ठीक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह खैर वाफियत के साथ होंगे और अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहे होंगे। तो वीकली में आप लोगों को वेलकम करता हूँ और आए वीकली एनालिसिस को स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, वीकली एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट कर दूं कि मैं फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स ऑन जनरल टॉपिक्स पर ज़्यादा डिस्कशन करूंगा रादर देन के आप लोगों को जो डेली एनालिसिस आते थे उनको अभी फॉर द टाइम बिंग उनको ब्रेक दूंगा। अच्छा, बीच में वीक में किसी एक दिन या 2 दिन आप लोगों को वीकली एनालिसिस मिल जाया करेंगी। जैसे लेट्स सपोज ट्यूसडे का दिन हो गया और थर्सडे का दिन हो गया, इन 2 दिनों में आप लोगों को एनालिसिस दे दिया करूँगा और बाकी जो दिन है उनमें जनरल टॉपिक्स हैं जिनको कवर करूँ। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं एनालिसिस करूँ या आप लोगों को एक जर्नल जो आप लोगों के सवाल हैं कि जैसे आप लोगों ने ट्रेनिंग का कहा कि फॉरेक्स के रिगार्डिंग आप हमें ट्रेनिंग करवा दें, अब या तो वो वाली वीडियोस रिकॉर्ड हो सकती हैं या आप लोगों को एनालिसिस दे सकता हूँ। तो इसके लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा सोचा कि ये काम इसी तरह पॉसिबल है कि आप लोगों को वीक के अंदर सिर्फ 2 दिन एनालिसिस दिया जाए और बाकी दिन आप लोगों को जनरल टॉपिक्स और स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर बात की जाए। तो आए फॉरेक्स फैक्ट्री की न्यूज़ को चेक कर लेते हैं। वीकली में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यूएसडी का ड्रॉप होना। अच्छा, यूएसडी का ड्रॉप होना जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, डिस्कशंस हैं वो मैं इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे हम लोग एनालिसिस करते जाएंगे वैसे वैसे इंशाल्लाह ताला वो वाली चीज़ों को साथ साथ में डिस्कस भी करता जाऊंगा कि कौन सी चीज़ें हैं जिन्होंने ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट की है और किन वजूहात की वजह से जो डॉलर है वो ड्रॉप हुआ है और किन वजूहात की वजह से जितने भी मेजर्स हैं वो अपसाइड मूव हुए हैं। क्या वो नीचे दोबारा मूव हो सकते हैं, क्या वो दोबारा से अपसाइड ट्रेंड में जाएंगे या ट्रेंड रिवर्सल होगा, तो वो सारी की सारी चीज़ें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो मंडे का दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मंडे के दिन में सारे के सारे जितने भी मेजर्स हैं जिनमें यूएसडी है, जीबीपी है और यूरो है, तीनों के फ्लैश सर्विसेज और फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग जो पीएमआईज हैं उन सब का डाटा आएगा, जिनमें 12:15 पर पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंगली यूरो का डाटा है, फिर 12:30 पर जर्मन फ्लैश यूरो का ही डाटा है सेम एज इट इज़, उसके बाद जीबीपी का डाटा है, उसके बाद यूएसडी का डाटा है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि मंडे के दिन को अवॉइड किया करें ताकि आप लोग किसी भी बड़े नुकसान से बच सकें। उसके बाद ट्यूसडे पर आ जाते हैं। ट्यूसडे का दिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है ट्यूसडे का दिन क्योंकि 7 बजे पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंगली न्यूयॉर्क सेशन में सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा है और ड्रॉप हो रहा है। अच्छा, ये फोरकास्ट है तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि फोरकास्ट के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना क्योंकि जो कमिंग मंथ है उसके अंदर फेड की जो स्टेटमेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड हो सकती हैं। कमिंग मंथ वीक वो अपना उनकी मीटिंग है और मुझे जहाँ तक लगता है कि फेड ने जितनी भी स्टेटमेंट्स दी हैं वो सिर्फ मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए थी और अब दोबारा से जो कमिंग मंथ है उसमें जो भी वो स्टेटमेंट देगा उससे मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा हलचल क्रिएट हो सकती है। उसके बाद एफओएमसी मेंबर की स्पीच भी है। उसके बाद वेडनेसडे का दिन है सीपीआई क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ऑजी ट्रेंड मीन सीपीआई क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ऑजी के पास कोई एज सच, अगर ये एज पर द फोरकास्ट आता है तो इनके पास कोई लॉजिक होगी कि रेट को इंक्रीज़ करने की। अच्छा, सेम एज इट इज़ इसी तरह कैड का जो प्रीवियस लास्ट वीक में डाटा आया था सीपीआई का वो ड्रॉप हुआ था और बहुत ज़्यादा लोगों ने ये पूछा था मुझसे कि अब तो इन लोगों के पास लॉजिक नहीं है इंक्रीज़ करने की। यार लॉजिक बैंक ऑफ कनाडा के पास किसी भी टाइम पर किसी भी बैंक के पास जनरली इन सब के पास एक लॉजिक हमेशा से रहती है। तो उसके ऊपर इंक्रीज़ करने के ऊपर मैंने हमेशा आप लोगों को समझाया कि वो इंक्रीज़ करने का जो उनका
मेन एजेंडा होता है वो अपने पार्लियामेंट में पेश करते हैं, और पॉसिबिलिटी ये होती है कि उनको उसके ऊपर नंबर ऑफ बेसिस पॉइंट या नंबर ऑफ वोट्स उनको कितने मिलते हैं। तो ये ज़्यादा डिपेंड करता है रादर देन इस चीज़ के कि यार ये इंक्रीज करेंगे तो लाजमी मार्केट अपसाइड मूव होगी। तो ये बेस्ड ऑन प्लीज़ इस चीज़ को लाजमी मद्देनज़र रखा करें। उसके बाद वेडनेसडे के दिन में यूएसडी का न्यू होम सेल्स का डाटा है। उसके बाद बैंक ऑफ कनाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ रेट इंक्रीज़ कर रहे हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि इस पेयर को अवॉइड कीजिएगा। उसके बाद थर्सडे वाला दिन है, जुमेरात के दिन मेन रीफाइनेंसिंग रेट, उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट यूरो की, और एज पर द फोरकास्ट मार्केट को वो इंक्रीज करने जा रहे हैं। तो अगर ये अपने उसी पॉइंट के ऊपर रहते हैं तो मार्केट इस चीज़ को पॉजिटिव भी ले सकती है और इसको नेगेटिव भी ले सकती है। अगर इसको नेगेटिव लेती है तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो सकती है, और अगर इसको पॉजिटिव साइड पर, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि नंबर ऑफ बेसिस पॉइंट अगर उनको पॉजिटिव मिल जाते हैं तो मार्केट अपसाइड भी हो सकती है। लेकिन मेक श्योर कीजिएगा एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं अभी फील कर रहा हूँ एज अ फंडामेंटल, क्योंकि यूरो के अभी भी हालात कुछ बेहतर नहीं है, यानी कि यूरो जोन के हालात अभी बेहतर नहीं है। तो जब तक इनके हालात बेहतर नहीं होते, इन लोगों के लिए किसी भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, रादर यानी कि वेदर वो इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ करना है या वेदर वो किसी भी चीज़ को इन्फ्लेशन या उन चीज़ों के ऊपर गौर करना जो इतनी को ख़ास इम्पोर्टेंस नहीं रखती। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस इस जोन के अंदर रखता है वो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जिसकी वजह से ये सारे के सारे प्रॉब्लम अक्कर हुए हैं। उसके बाद ईसीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद बैंक ऑफ जापान का आउटलुक रिपोर्ट है, मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट है, फ्राइडे वाले दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बैंक ऑफ जापान की तरफ से ये जो ड्रॉप हुआ था यूएसडी जेपीवाई में, तो बहुत ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि इंटरवेंट किया है बैंक ऑफ जापान की तरफ से, इस वजह से ये मूव हुआ है। तो मेरे भाई किसी भी किस्म की सच ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, और उन लोगों की तरफ से कोई भी सच ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यूएसडी का ड्रॉप होना, ठीक है, इंडेक्स का ड्रॉप होना, और इनका उस इंडेक्स को ड्रॉप होने पर एक छोटी सी स्टेटमेंट देकर मार्केट सिर्फ जो बैंक ऑफ जो जापान की तरफ से जो स्टेटमेंट थी कि हम लोग इस मैनिपुलेशन को हम लोग यानी कि उसको रद्द करते हैं और ऑल दैट, इस तरह की स्टेटमेंट्स थी। ये कोई इतनी वो ख़ास स्टेटमेंट्स नहीं होती। तो ये बेस्ड ऑन इन सारी की सारी चीज़ों के कि अगर आप इस तरह की कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं तो आप अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर आप कोई ना कोई स्टेटमेंट दें। तो इस तरह की कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई। उसके बाद बैंक ऑफ जापान की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उसके बाद कोर पीईसी प्राइस इंडेक्स मंथ ऑन मंथ। उसके बाद कैड का डाटा है, जीडीपी मंथ ऑन मंथ, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एज सच नेक्स्ट वीक भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा रिस्क मैनेजमेंट का ख्याल रखिएगा, मनी मैनेजमेंट का ख्याल रखिएगा, और जितने भी टर्म्स फॉरेक्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं प्लीज़ उन सब को मद्देनज़र रख कर ट्रेड को एग्जीक्यूट कीजिएगा। ट्रेड को एग्जीक्यूशन हमेशा याद रखें, मैं आप लोगों को एक टिप लाजमी देता होता हूँ कि हमेशा 9 से 10 बजे के अराउंड अपना डिसीजन लिया करें, सुबह 9 से 10 बजे के अराउंड। उसके बाद किसी भी किस्म का डिसीजन लेना बहुत ही फजूल सी बात है, ठीक है। क्योंकि आप बाद में जो डिसीजन लेते हैं वो आप लोगों ने देखा होगा कि 99% खटाई में पड़ जाता है। तो आए एनालिसिस को स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले मैं साथ साथ चीज़ों को कवर भी करता जाऊंगा ताकि आप लोगों को आसानी हो सके, ठीक है। अच्छा, बैंक ऑफ ये देखें जीबीपी यूएसडी को थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। जीबीपी यूएसडी की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है ना मेरे भाई, वो बहुत ख़राब है, ठीक है, बहुत ख़राब है। तो इस चीज़ को ना मैं थोड़ा सा आप लोगों को इस न्यूज़ बॉक्स से आप लोगों को थोड़ा सा समझा दूँ कि हुआ एक्चुअल में क्या है। कि जो बैंक ऑफ ये जो यूके है, ठीक है, इनकी तरफ से आप यहाँ पर आएंगे तो आप लोगों को ये बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट जो मैंने पढ़ी, रिज़ाइन से पहले मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी,
और वो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड स्टेटमेंट थी जो कि यूके की तरफ से दी गई, ठीक है। तो आई बिलीव कि अगर वो डिलीट ना हो गई हो तो ये वो वाली स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा, मेरे ख्याल से वो अलाउ नहीं करता, मैक्सिमम अलाउ इतना ही है। अच्छा, माइट भी यहाँ पर हो। वो स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा वियर्ड थी। स्टेटमेंट इस चीज़ पर थी कि मैं ये मुल्क नहीं चला सकती, ठीक है। यानी कि जिस मुल्क के इस तरह के हालात हों तो वो वाला मुल्क मैं नहीं चला सकती, ठीक है। इस माइट भी यहाँ पर ये मेरे ख्याल से वो वाली स्टेटमेंट जो है ना, आई बिलीव कि इसको अगर मैं ओपन करूँ तो शायद यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। यस, ठीक है। I recognize, given the situation, that I cannot deliver the mandate. ठीक है, we have agreed a leadership election will be completed within the next week. ठीक है, तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी, बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी, ठीक है। ये करंट जो हालात हैं उनकी बेस्ड के ऊपर मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को दिखाने का मकसद ये है जीबीपी का कि इस पेयर को अवॉइड करें, ठीक है। फॉर द टाइम बिंग इस पेयर को अवॉइड करें। जो जो लोग जीबीपी के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं फॉर द टाइम बिंग इस पेयर से थोड़ा सा दूर रहें, ठीक है। इनकी पॉलिटिकल सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट है, ठीक है। तो जिस बेस के ऊपर मैं ये सारी की सारी बात कर रहा हूँ। अच्छा, कमिंग एनालिसिस की तरफ, यानी कि कुछ लोग होते हैं ना, मजबूर होते हैं कि यार नहीं नहीं हमने ट्रेड करनी है, तो मैं उनके लिए 1.1410 से अपसाइड अगर मार्केट सस्टेन करती है, ठीक है, और ये जो 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है इससे अगर अपसाइड मार्केट चली जाती है, ठीक है, प्लीज़ मत समझिएगा कि मार्केट ड्रॉप नहीं होगी, ठीक है। मत समझिएगा कि मार्केट ड्रॉप नहीं होगी। जो करंट सिचुएशन है उसकी बेस्ड के ऊपर मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि मार्केट जो है वो किसी भी टाइम पर इस वाले हाई को ब्रेक कर सकती है। इस वाले हाई को ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ये वाला हाई जो है इसको ब्रेक करके उसके बाद देन ऑल द वे डाउन टू 1.0924 या 20 के अराउंड मार्केट जा सकती है। ये मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं। क्यों? क्योंकि मैं उस चीज़ को मद्देनज़र, यानी कि फंडामेंटल्स को मद्देनज़र रखते हुए, और टेक्निकल्स भी इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं कि मार्केट एक दफ़ा अपसाइड जाकर देन दोबारा से ड्रॉप ले लेगी, ठीक है। उसके बाद बीटीसी पे आ जाते हैं। बीटीसी यार टोटली मेस, ठीक है। आपको नज़र आ रहा होगा कि मार्केट क्या कर रही है, ठीक है। तो मेरी जहाँ तक एक थोड़ी सी बाइस है कि जिस तरह डॉलर ड्रॉप हुआ था, ठीक है, इसको ब्रेक कर देना चाहिए था अपसाइड, यानी कि 20,500 से अपसाइड इसको चले जाना चाहिए था। लेकिन आई डोंट नो कि कौन सी चीज़ें हैं जो इसके ऊपर इस वक्त इम्पैक्ट डाल रही हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि मार्केट किसी भी टाइम पे अपसाइड मूव हो सकती है। मेस के बाद एक अप ट्रेंड लाजमी आता है जो इस वाले हाई को भी ब्रेक कर सकता है, इस वाले हाई को भी ब्रेक कर सकता है, और पॉसिबिलिटी है कि वो इस वाले हाई को भी ब्रेक कर दे 32,000 के अराउंड भी। उसके बाद यूरो पर आ जाते हैं। यूरो सेम एज इट इज़ यूरो का मैंने आप लोगों को अभी जब एनालिसिस कर रहा था, यानी कि ये फॉरेक्स फैक्ट्री पे था, तो उसमें मैंने ये चीज़ क्लियर कर दी है आपको कि इनकी जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो कुछ बेहतर नहीं है, ठीक है। इस बेस के ऊपर कि मार्केट अपसाइड मूव कर चुकी है, तो एक सिर्फ अपटिक, छोटा सा एक टिक आएगा अपसाइड और उसके बाद देन ऑल द वे डाउन। और फोकस सेलिंग को रखिएगा, ठीक है, फोकस बाइंग को मत रखिएगा। यानी कि फॉर द टाइम बिंग मैं इस हक में हरगिज़ नहीं हूँ कि इस चीज़ को हम लोग सेल वाली साइड पर लेकर जाएं, ठीक है। हाँ, मार्केट नीचे आती है, ठीक है, इस जोन में आती है तो बाइंग को फोकस कीजिएगा। और अभी इस जोन में अगर अपसाइड यहाँ से मूव करती है तो सेलिंग शॉर्ट साइड कीजिएगा, ज़्यादा सेल मत कीजिएगा, यानी कि बड़े लॉट साइज बस यूज़ कीजिएगा। 0.9880 से अगर अपसाइड सस्टेन होती है तो सेल कीजिएगा, 30 to 40 टीपी लीजिएगा और मार्केट को छोड़ दीजिएगा। उसके बाद गोल्ड पर आ जाते हैं। गोल्ड एज पर माय एक्सपेक्टेशंस के मार्केट का ड्रॉप होना और अपसाइड दोबारा से मूव होना। एक भाई फंस गए,
ठीक है। अच्छा मुझे एक तो ये चीज़ समझ में नहीं आती कि यार मार्केट अगर बहुत ज़्यादा नीचे होती है, ठीक है, तो आप वो लोग वहाँ से आप लोग सेल क्यों करते हैं, ठीक है। और अच्छा जो सेल करते हैं वो यार प्लीज़ अपने पास कोई $500 तो रखा करें, ठीक है। तकरीबन आप सोचें कि $200 के साथ आप 2 ट्रेडें लगा लेते हैं, ठीक है, 0.01 की, तो यार ये अपने साथ भी थोड़ी सी नाइंसाफ़ी वाला मामला है, ठीक है। तो मार्केट अपसाइड जा सकती है 1680 पर, एक्सपेक्टेड है कि मार्केट वहाँ से जाए और उसके बाद देन ऑल द वे डाउन। और ये अपसाइड जाना और नीचे जाना ये सिर्फ एक करेक्टिव मूव होगा। हाँ, डाउन साइड आना कि इम्पल्सिव हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देन दोबारा से एक अपसाइड ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद बैंक ऑफ जापान की तरफ से जो स्टेटमेंट थी वो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी, ठीक है। ये जो इंटरवेंशन है ना, ये सेम एज इट इज़ इस तरह है। अगर जो पॉलिसी रिपोर्ट है उसके अंदर मार्केट मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट है, अगर मार्केट उसमें जो बैंक ऑफ जापान की तरफ से पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं आती, ठीक है, स्पेसिफिकली फॉरेक्स को लेके, स्पेसिफिकली ये जो मैनिपुलेशन की बात हो रही थी उसको स्पेसिफिकली उसको लेकर, ठीक है, अगर सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड से रिलेटेड बात हुई ना कि हम लोग बॉन्ड्स बाय कर लेंगे और ऑल दैट, तो फिर मेरे भाई ये वाला हालात होने हैं, ठीक है। मार्केट अपसाइड जाएगी और अपसाइड निकल जाएगी, ठीक है, दोबारा से। ये आपको पता है ये 32 साल रिकॉर्ड तोड़ा इन्होंने, 32 साल, ठीक है। इट्स ह्यूज ह्यूज। तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि रिस्क मैनेजमेंट का लाजमी ख्याल रखिएगा, ठीक है। डॉलर इंडेक्स पर आ जाते हैं। यस, सेम एज इट इज़ मेरी डॉलर इंडेक्स से भी ना यही है कि मार्केट इस तरह करके ना यहाँ से यूं करके अपसाइड और देन ड्रॉप, ठीक है, मेरी एक्सपेक्टेशन ये है, ठीक है। अच्छा ये ड्रॉप जो है ना ये मैं नेक्स्ट मंथ वाली उसमें फील कर रहा हूँ कि जो नेक्स्ट जो कमिंग मंथ है ना उसमें इस तरह का एक ड्रॉप एक्सपेक्टेड है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो पॉलिसी आएगी ना मॉनेटरी पॉलिसी उसमें कुछ ना कुछ हैंकी पैंकी लाजमी होगी। अच्छा ये मेरी अपनी सोच है, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लोग इसके बिल्कुल बरक्स देख रहे हैं, लोग 120 पे देख रहे हैं इसको, ठीक है। तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि रिस्क मैनेजमेंट का लाजमी ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ वीकली एनालिसिस बहुत अच्छे लगे होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर। कल दोबारा मुलाकात होगी, नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। वीक यानी कि डेली एनालिसिस नहीं होंगे इंशाल्लाह ताला, तो सिर्फ और सिर्फ 2 दिन होंगे, ट्यूसडे और थर्सडे इंशाल्लाह ताला। बाकी जो वीक्स हैं, वीक के अंदर डेज हैं इंशाल्लाह, उसमें आपको ऑन जनरल टॉपिक्स के ऊपर इंशाल्लाह ताला डिस्कशन मिलेगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।